पॉलिटी इज एन आइडेंटिफिएबल पॉलिटिकल एंटिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कनेक्ट। इसी के खोज में लोग भारत आने लगे और दोबारा से यूरोपीय कंपनियां जो थी उनका व्यापार शुरू हुआ। इस लोग से कुछ लाइन लिखी होती है वर्टिकल और पूरा अंदर यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, इनोवेशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। पॉलिटी में हमने एक पार्ट देख लिया था, कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उसका दूसरा पार्ट आज हमको कंप्लीट कर देना है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमने छोड़ा था विशेषताओं से, है ना? विशेषताओं से शुरुआत करनी है आज। तो इस एक्ट की विशेषताएं हमको दो तरह से देखनी थी। इस एक्ट की जो विशेषताएं थी, तो विशेषताएं हमको दो पर्सपेक्टिव में देखनी थी, दो परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव में, इसको नज़रिया भी बोल सकते हैं। दो नज़रिए से हमको देखना था, दो नज़र से देखना था, दो दृष्टि से देखना था। पहला हमको देखना था सीओडी के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा हमको देखना था भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो सीओडी के परिप्रेक्ष्य में मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के परिप्रेक्ष्य में क्या देखना था हमको? ये देखना था, पहला पॉइंट ये बनता है हमारा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसका कार्यकाल जो था, कार्यकाल मतलब जिसको बोलते हैं टेन्योर, इसको आगे ही बढ़ा दूंगा मैं, कार्यकाल वो पहले 1 साल था, उससे बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। पहला विशेषता कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी विशेषता ये थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे, मतलब कितने सदस्य होते थे? 24। इस 24 का 1/4 मतलब 6 लोग हर साल क्या करते थे? अवकाश ले लेते थे, छुट्टी ले लेते थे या रिटायरमेंट ले लेते थे। और तीसरा पॉइंट क्या बनता है अपना, इसी से जुड़ा हुआ, कि जो सीओडी में निदेशक होता था, निदेशक या डायरेक्टर जिसको बोल रहे हैं, उसे कौन चुन सकते थे? किसे चुनने का अधिकार था? तो इसे चुनने का अधिकार ऐसे मेंबर को था जो कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर धारक हो, 1000 पाउंड का शेयर होल्डर हो। कब से? पिछले 1 साल से। क्या क्या बताया मैं? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसका कार्यकाल पहले 1 साल हुआ करता था, उससे बढ़ा करके उसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 4 साल कर दिया गया। दूसरा क्या बताया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसके जो मेंबर्स होते थे, 24 मेंबर्स बताया था मैं, तो इसका 1/4 यानी 6 लोग हर साल अपने आप रिटायरमेंट ले लेते थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में निदेशक चुनने का अधिकार ऐसे ही सदस्यों को था या ऐसे मेंबर्स को था जो कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर होल्डर हों पिछले 1 साल से। पहले ये लिमिट कितनी थी? 500 पाउंड की थी, 500 पाउंड की थी। ये हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है देखिएगा, यहाँ पे जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, यहां पर कौन होता था? यहां पर होता था प्रशासक। इसको क्या किया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का बनाया गया? जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र थे वहाँ का इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ये पॉइंट अगर ठीक से नहीं समझ में आया हो तो और इजी करता हूँ इसको। जो बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर उसके पद को अब बड़ा कर दिया गया और वो बढ़ा हुआ पद क्या कहलाया? बढ़ा हुआ पद कहलाया गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल। अब ये जो गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, जब बंगाल का गवर्नर था अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। जब ये गवर्नर जनरल बना तब इसको कुछ अधिकार भी दिए गए, कौन कौन से अधिकार दिए गए? पहला, इसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, दूसरा अधिकार इसको क्या दिया गया कि ये निर्णायक मत दे सकता था। निर्णायक मत या निर्णायक जो वोटिंग होती है वो दे सकता था। मतलब अगर 2 वोट इधर है 2 वोट इधर है और किसी पक्ष पे वोटिंग हो रही है तो किसी भी एक तरफ जा करके अपना एक सॉलिड वाला जो वोटिंग था, एक निर्णायक मत था, डिसीजन जिससे हो सकता था वो दे सकता था। ठीक है, तो ये इसको अधिकार था। साथ में एक और अधिकार इसको दिया गया, कौन सा वो अधिकार था? सैनिक प्लस सिविल अधिकार इसको दे दिए गए। ठीक है, जितने भी सैनिक और सिविल अधिकार थे वो भी इसको दे दिए गए। ठीक है, अब इतने सारे अधिकारों को ये क्या करता? अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब इसको गवर्नर जनरल बनाया गया है तो पहले कहाँ का? बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर था। जब पद बढ़ाया गया है, एरिया भी बढ़ा दिया गया होगा, तो बंगाल का गवर्नर जो होता था अब तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हो गया। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का अब वो गवर्नर जनरल हो गया। ये तीनों पहले क्या होते थे? तीनों जो प्रेसिडेंसियां थी वो स्वतंत्र हुआ करती थी, लेकिन जब कंबाइन कर दिया गया, यानी यहाँ का एक गवर्नर होता था, बिहार का एक गवर्नर होता था, उड़ीसा का एक गवर्नर होता था, कहीं कहीं क्या अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। बट अब क्या किया गया, इन तीनों प्रेसिडेंसियां जो स्वतंत्र हुआ करती थी, इन तीनों को मिला दिया गया। मिला करके अब इन पे अलग अलग गवर्नर तो बैठेंगे, ऐसा नहीं कि गवर्नरों को हटा दिया गया। इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर एक और बड़ा व्यक्ति बैठा दिया गया जो गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इन तीनों को अब एक कर दिया गया। बंगाल से शासन चलाया जाएगा। अब चलाएगा कौन? गवर्नर जनरल जो होगा। अब ये जो तीनों गवर्नर थे अब इसको रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल को, यानी ये जो ब्रिटिश संसद है या ब्रिटिश सरकार है उसकी तरफ से ये अपॉइंट हो रहा है, उसको अब ये रिपोर्ट करेगा। ये लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नर जनरल को, और ये किसको? ब्रिटेन में रिपोर्ट करेगा। इतना समझ में आ रहा होगा? क्या क्या बताया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विशेषताएं हम लोग देख रहे थे, 2 परिप्रेक्ष्य में इसकी विशेषताएं हमको देखनी थी। ठीक है, पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा भारत के परिप्रेक्ष्य में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के परिप्रेक्ष्य में क्या बताया आपको? जो उनका कार्यकाल था COD का, वो 1 से बढ़ा करके 4 कर दिया गया। जो उसके मेंबर्स होते थे 1/4 हर साल रिटायरमेंट ले लेते थे। और जो निदेशक चुनने का अधिकार ऐसे ही मेंबर को था जो कंपनी में 1000 पाउंड का शेयर होल्डर हो पिछले 1 साल से। पहले लिमिट 500 की थी। फिर भारत में देखा गया जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रशासक होता था वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा अंग्रेजी क्षेत्रों का। जो बंगाल का गवर्नर था वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक, और उसको अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कौन कौन सा अधिकार दिया गया? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। निर्णायक मत देने का अधिकार, मत मतलब वोट देने का अधिकार दिया गया। और सैनिक और सिविल शक्तियां उसको दी गई। 3 तरह के अधिकार दिए गए। साथ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों प्रेसिडेंसियां जो पहले स्वतंत्र थी अब उनको मिला दिया गया और उनके ऊपर किसको बैठा दिया गया? गवर्नर जनरल को। और वो गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना उसके अधिकार बढ़ा दिए गए, एरियाज भी बढ़ा दिए गए। तो अब वो अकेले काम कर नहीं सकता। अब उसको टीम दी गई। कैसी टीम दी गई? 4 लोगों की काउंसिल उसको प्रोवाइड की गई। पहले एक गवर्नर था, वो कहाँ का गवर्नर था? उड़ीसा का। मान लो एग्जाम्पल के लिए उड़ीसा कहो, बंगाल का, बिहार का हो, कहीं कहो। ये एक गवर्नर था, अकेले यहाँ का पूरा काम धाम देख ले रहा था। अब क्या किया गया? इसमें बंगाल भी मिला दिया गया। ठीक है, इसमें बिहार भी मिला दिया गया। जब एरियाज बढ़े और व्यक्ति का ये जो पद था, पहले गवर्नर था, अब
नाम बस बदल दिया गया, गवर्नर जनरल, मतलब अधिकार भी बढ़ा दिए गए, एरिया भी बढ़ा दिया गया। तभी अब ये अकेले तो काम देख नहीं सकता है, अब इसको जरूरत पड़ेगी बहुत सारे लोगों की। ठीक, अब ये पूरे अधिकार को निर्वहन करने के लिए उसको 4 लोगों की काउंसिल दी गई। ठीक है, वो 4 लोग कौन कौन से थे ये भी देख लीजिए। पहले थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे मानसन बरवेल क्लेवरिंग। ये 4 लोग दिए गए, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बरवेल और क्लेवरिंग। ये 4 लोगों की टीम दी गई जो गवर्नर जनरल की मदद करेंगे और गवर्नर जनरल आगे ब्रिटेन की मदद करेगा, हेल्प करेगा, जो सूचनाएं होगी पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर ये जो 1773 का एक्ट है, थोड़ा सा 1 साल और आगे चलते हैं 1774 में। 1774 में कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट था, इसमें 4 जज रखे गए थे। 4 जज कैसे? एक मुख्य जज था और बाकी के 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, और बाकी के जो 3 थे उनका नाम था लिमेंस्टर, चेम्बर्स और हाइड। बाकी ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 4 न्यायाधीश होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे, बाकी लिमेंस्टर, चेम्बर्स और हाइड थे। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, न्यायालय बनाया गया था, ये कैसा न्यायालय था? ये अभिलेखीय न्यायालय था। अभिलेखीय न्यायालय था। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड रखने वाला न्यायालय था, रिकॉर्ड वगैरह रखता था। अब ऐसा नहीं कि केवल रिकॉर्ड ही रखेगा, ये सुनवाई वगैरह भी करता था, सुनवाई कर लेता था थोड़ा बहुत, छोटी बहुत, जो तो सुनवाई वगैरह का भी अधिकार इसको था। लेकिन अगर मान लो कोई सुनवाई ये कर रहा हो और पसंद नहीं आया, जिसके जो भी लोग हों उनको अगर मान ले इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आता था, नहीं पसंद आता था, तब इसके विरोध में ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसके विरोध में अपील जो होती थी, अपील वो कहाँ की जा सकती थी? प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में, प्रीवी का मतलब होता है प्राइवेट, प्राइवेट का बहुत ही छोटा रूप होता है, वहाँ पर इसकी शिकायत की जा सकती थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। क्या क्या बताया मैं? 4 लोगों की काउंसिल दी गई, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बरवेल और क्लेवरिंग की। ये लोग रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल को और गवर्नर जनरल रिपोर्ट करता था ब्रिटेन में शाही परिवार को। 1774 में कलकत्ता में के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट कैसा था? ये अभिलेखीय न्यायालय था, मतलब रिकॉर्ड वगैरह रखता था, छोटी मोटी सुनवाइयाँ भी कर लेता था। सुनवाई अगर पसंद नहीं आए किसी को, मतलब इसका कोई फैसला पसंद नहीं आया, तो उस फैसले के खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसमें 4 जज थे। पहले जो मेन जज थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, बाकी के जो 3 थे लिमेंस्टर, चेम्बर्स और हाइड थे। इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट हो गया। इसका आउटपुट क्या निकला है, इसका कंक्लूजन अगर हम निकालना चाहें, कंक्लूजन या आउटपुट, तो क्या समझ में आता है हमको? तो आउटपुट ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका कंट्रोल सीओडी के माध्यम से किसके ऊपर हो गया? कंपनी के ऊपर। और कैसा कंट्रोल था? बहुत ही टाइट कंट्रोल था, बहुत ही सशक्त कंट्रोल हो गया। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन आप क्या बता सकते हो कि इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के सदस्य थे या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको कुछ चीज़ें मना कर दी गई। पहला क्या मना किया गया कि आप रिश्वत नहीं लेंगे,
दूसरी बात क्या मना की गई कि आप उपहार नहीं लेंगे, किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे। तीसरी बात क्या मना की गई कि बिना लाइसेंस व्यापार नहीं करेंगे, बिना लाइसेंस व्यापार नहीं करेंगे, ये चीजें मना की गई। और क्या कहा, कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार था वो भी खत्म कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया। और एक चीज और, जो भी नागरिक मामले हों, चाहे राजस्व मामले हों या सैन्य मामले हों, ठीक है, कोई सा भी मामला हो, इन सब की रिपोर्ट अब कहाँ करनी पड़ती थी, इन सब की रिपोर्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी पड़ती थी, ठीक है, इन सब की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी होती थी, ठीक है। ये इसका आउटपुट निकल करके आता है। पूरा जो हमने एक्ट पढ़ा 1773 का, उसका आउटपुट अगर हम बताना चाहें तो आउटपुट ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल सीओडी के माध्यम से कंपनी पर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। दूसरा, कंपनी के सदस्य न रिश्वत ले सकते थे, ना उपहार ले सकते थे, ना ही बिना लाइसेंस के व्यापार कर सकते थे। कंपनी के एकाधिकार जो मोनोपोली थी ट्रेड करने के, बिजनेस करने की, उसको ख़त्म कर दिया गया। जो भी नागरिक मामले हों, राजस्व के मामले हों, सैन्य मामले हों, मतलब जो भी सिविल मामले हों, चाहे फिनांस के कोई मामले हों या मिलिट्रियल कोई मामले हों, उन सब के बारे में बताना ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनिवार्य हो गया, ज़रूरी हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 1773 का रेगुलेटरी एक्ट कंप्लीट हो जाता है। कोई भी अगर डाउट होगा और अगर समझ में नहीं आई हो बातें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कोशिश करूँगा दोबारा बताने की, दोबारा पढ़ाने की, क्योंकि टारगेट केवल इतना ही है कि आप लोगों को समझ में आए, बाकी और कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।